Subscribe Commerce with MJ YouTube channel and press the bell icon to get instant notification whenever I post a new video. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे अपना चैप्टर 11 मैक्रो इकोनॉमिक्स का, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट के बारे में, जिसमें हम सीखेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है और इससे रिलेटेड सारे कंसेप्ट्स को आज हम क्लियर करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, फॉरेन एक्सचेंज रेट को शुरू करने से पहले हम ये जानते हैं कि हर कंट्री की खुद की करेंसीज होती हैं। आपने सुना ही होगा, जैसे इंडिया में रुपी करेंसी है हमारी। ओके, अगर आप यूएसए चले जाएंगे तो वहां पर डॉलर करेंसी होती है उनकी, इंग्लैंड जाएंगे पाउंड होंगी, वैसी और कंट्रीज में अगर आप जाएंगे तो उनकी अलग अलग करेंसीज होती हैं। ओके, और एक करेंसी दूसरी कंट्री में एक्सेप्टेड नहीं होती। सपोज अगर कोई यूएसए का पर्सन इंडिया आता है अपने डॉलर लेके, तो इंडियन मार्केट में वो एक्सेप्टेड नहीं होगा। वैसे ही अगर कोई इंडिया का बंदा यूएसए जाता है तो वहां पर भी हमारा रुपी एक्सेप्टेड नहीं होगा। ओके, तो अब बात आती है, अगर हमें इंटरनेशनल पेमेंट करनी है तो इंटरनेशनल पेमेंट करते समय हमें अपनी करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ता है। सपोज अगर इंडिया के पर्सन को यूएसए से कोई चीज इंपोर्ट करवानी है, मंगवानी है, तो उसे वहां के जो इंपोर्टर है उसको पेमेंट किस में करनी होगी, उसको पेमेंट डॉलर में करनी होगी एज कंपेयर टू रुपी। ओके, तो ये बात हमें ध्यान में रखनी होती है। अच्छा, अगर मैं बात करूं फॉरेन एक्सचेंज की, फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम है फॉरेन एक्सचेंज रेट, तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज। देखिए, फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है कि हर अलग कंट्री की करेंसीज, सारी अलग कंट्री, इंडिया को छोड़ के सारी जितनी भी अलग कंट्रीज हैं उनकी करेंसी को हम फॉरेन एक्सचेंज कहेंगे। जैसे हमारी इंडिया की जो करेंसी है वो फॉरेन एक्सचेंज नहीं कहलाई जाएगी, इसे क्या कहेंगे हम, इसे हम कहेंगे डोमेस्टिक करेंसी। ओके, क्योंकि हम कहाँ रहते हैं, इंडिया में रहते हैं। ओके, तो हमारी इंडियन की करेंसी को डोमेस्टिक करेंसी कहलाई जाएगी, और इंडिया को छोड़ के जो भी कंट्री है उनकी करेंसी को हम क्या कहेंगे, फॉरेन एक्सचेंज। जैसे डॉलर हमारे लिए क्या है, फॉरेन एक्सचेंज है, पाउंड हमारे लिए क्या है, फॉरेन एक्सचेंज है। ओके, वैसे ही अगर कुवैती दिनार की बात करूं तो वो भी हमारे लिए क्या है, फॉरेन एक्सचेंज है। ओके, आइए एक एग्जांपल से आपको बताते हैं कि सपोज एक अमेरिकन फर्म को एक्सपोर्ट करना है इंडिया में गुड। ओके, किसको एक्सपोर्ट करना है, एक अमेरिकन फर्म को इंडिया से गुड्स को एक्सपोर्ट करना है। ये चाहते हैं कि गुड्स इन्हें मिल जाए इंडिया से। ओके, तो अब इंडिया से गुड्स लेते समय ये इंडिया को कुछ पेमेंट करेंगे। अब पेमेंट ये यूएसए की डॉलर में तो कर नहीं सकते, अपने डॉलर में तो कर नहीं सकते पेमेंट, तो पेमेंट करने के लिए इन्हें क्या चाहिए, पेमेंट करने के लिए इंडियन रुपीस चाहिए। ओके, क्या चाहिए, इंडियन रुपी, तभी ये इंडिया से क्या ले पाएंगे, गुड ले पाएंगे। अब यहाँ पर ये प्रॉब्लम अराइज हो जाती है कि कितनी करेंसी ये इंडियन लोगों को दे कि ये पेमेंट गुड्स की ले पाए। क्यों, क्योंकि आपने देखा होगा, सुना होगा कि हमारे $1 का जो रेट होता है वो लगभग 70 इंडियन रुपीस के हिसाब से अभी चल रहा है। ओके, तो यहाँ पर अगर इन्हें 70 रुपीस का कोई आइटम खरीदना है तो उसके लिए कितने डॉलर देने पड़ेंगे, $1। अब ये रेट कैसे डिटरमाइन हुआ, इसी रेट को हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। आइए सीखते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो इट रेफर्स टू द रेट, ये वो रेट है एट विच वन करेंसी इज एक्सचेंज फॉर द अदर, जहां पर एक करेंसी को मैं क्या करूंगा, दूसरी करेंसी के बदले एक्सचेंज करूंगा। देखिए, 70 रुपीज लेने के लिए आपको $1 देने पड़ेंगे, तो ये रेट को हमने क्या बोला, फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, ये वो रेट है एट विच वन करेंसी इज एक्सचेंज फॉर अदर, जहां पर एक करेंसी दूसरे के बदले एक्सचेंज होती है। इट रिप्रेजेंट द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अदर, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ये क्या दर्शाता है, प्राइस दर्शाता है एक करेंसी का दूसरी करेंसी के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर लिया है कि यदि हमारा $1 जो है वो एक्सचेंज हो रहा है ₹60 के लिए, तो अगर ₹1 की वैल्यू निकालूं तो ₹1 की वैल्यू क्या होगी, ₹1 की वैल्यू होगी 1/60, दैट इज 0.0167 समथिंग होगी। ओके, अगर $1 की वैल्यू कितनी है, 60 रुपीज है, तो ₹1 की वैल्यू कितनी होगी, $0.0167 होगी। ओके, तो इसी को हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब ये फॉरेन एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन होता है, हम कैसे बताएं कि $1 को हमें 70 रखना है या 60 रखना है या 50 रखना है, कितना रखना है। तो याद रखिए, जो एक्सचेंज रेट होता है वो फ्लक्चुएट करता रहता है ईयर आफ्टर ईयर या डे आफ्टर डे। ओके, तो फ्लक्चुएट होता रहता है, ये कभी बढ़ भी सकता है एक्सचेंज रेट, कभी घट भी सकता है। कभी $1 की कीमत आपकी 70 रुपए हो सकती है, कभी $1 की कीमत आपकी 60 भी हो सकती है, कभी 80 भी हो सकती है। तो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, ईयर आफ्टर ईयर डे आफ्टर डे चेंज होता रहता है। तो क्या फैक्टर्स हैं ये चेंज होता है, तो इसके भी वही सेम फैक्टर है जैसा कि हमने डिमांड एंड सप्लाई में पढ़ा था, वो अपने प्राइस के कारण चेंज होते थे।
ठीक है, तो प्राइस किसी का भी किस कारण चेंज होता है, डिमांड एंड सप्लाई के कारण। तो वैसे ही यहाँ पर एक्सचेंज रेट का जो प्राइस है वो भी उनकी डिमांड और सप्लाई के हिसाब से ही चेंज होता है कि मार्केट में फॉरेन एक्सचेंज की कितनी डिमांड है और कितनी सप्लाई हो पा रही है, उसके हिसाब से ही उनका क्या आता है, प्राइस आता है। सपोज मैं कह रहा हूं कि यूएस डॉलर क्या है, फॉरेन एक्सचेंज। अब इस यूएस डॉलर की अभी इंडियन मार्केट में कितनी डिमांड है और यूएस डॉलर की कितनी सप्लाई हो पा रही है, तो उसी के हिसाब से यहाँ पर क्या होगा, उसका प्राइस डिटरमाइन हो पाएगा कि $1 में हम आपको कितने दे पाएंगे, 70 रुपीज दे पाएंगे। ओके, तो ये होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट। आइए देखते हैं करेंसी डेप्रिसिएशन और करेंसी एप्रिसिएशन में क्या फर्क है। देखिए, करेंसी डेप्रिसिएशन का मतलब होता है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म ऑफ फॉरेन करेंसी। जब भी हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है एज कंपेयर टू फॉरेन करेंसी, इसको हम कहते हैं करेंसी डेप्रिसिएशन हो जाना। वैसे ही करेंसी एप्रिसिएशन इसका अपोजिट है, इट रेफर्स टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। जब भी हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, उसको हम क्या कहेंगे, करेंसी एप्रिसिएशन कहेंगे। जैसे एक एग्जांपल में अगर हम देखें डेप्रिसिएशन का, हमारी वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है दूसरे करेंसी के हिसाब से। सपोज $1 के आपको लेने थे, उस वो आपको 55 रुपीज में मिल जा रहा है। अब क्या हुआ, चेंज हो गया, डेप्रिसिएट हो गई करेंसी, क्या हुआ, $1 अब कितने में मिल रहा है, 60 में, मतलब महंगा हो गया हमारे लिए। ठीक है, हमारे लिए $1 लेना महंगा हो गया, महंगा हो गया मतलब हमारी करेंसी क्या हो गई, डेप्रिसिएट हो गई। ओके, तो ये इंडियन रुपीस को डेप्रिसिएशन शो कर रहा है। वैसे एप्रिसिएशन कैसे होगा, देखिए शुरू पहले क्या है, $1 आपको 60 रुपीज में मिल जा रहा है, लेकिन बाद में अब $1 आपको 55 में मिल जा रहा है, मतलब सस्ता हो गया आपके लिए। तो सस्ता हो गया आपके लिए, लेकिन इससे आपकी करेंसी क्या हो गई, एक तरीके से एप्रिशिएट हो गई है, बढ़ गई है आपकी करेंसी की वैल्यू, तभी तो आपको सस्ता मिल गया। ठीक है, कम हो जाएगी आपकी करेंसी की वैल्यू तो आपको महंगा मिलेगा। ओके, कम हो जाएगी करेंसी की वैल्यू तो आपको महंगा मिलेगा, और आपकी अगर आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी तो आपको वही चीज सस्ते में मिल जाएगी। आइए अब देखते हैं कि करेंसी डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन से हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में क्या फर्क पड़ता है। ये क्वेश्चन बहुत ही आम है, पेपरों में आता है फॉरेन एक्सचेंज रेट से, तो इसको ध्यान से सुनिएगा कि करेंसी डेप्रिसिएशन और करेंसी एप्रिसिएशन से इफेक्ट क्या पड़ता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में। देखिए, तो डेप्रिसिएशन की बात हम कर रहे हैं, तो इट मेक द डोमेस्टिक गुड्स चीपर इन द फॉरेन कंट्री एज मोर ऑफ सच गुड्स कैन नाउ बी परचेज विद द सेम अमाउंट। देखिए, अगर आपकी करेंसी डेप्रिशिएट हो जाएगी तो फॉरेन कंट्री में आपके जो डोमेस्टिक गुड्स होंगे वो चीपर हो जाएंगे, सस्ते हो जाएंगे। कैसे, देखिए सपोज हम बात करते हैं यूएसए और इंडिया की। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, अभी मैंने डॉलर का आपको बताया कि $1 आपको कितने का मिल जा रहा है, 55 रुपीज का। वैसे अगर आपकी करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है तो $1 आपको अब कितने का मिल रहा है, 60 रुपीज का। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए अब आपको $1 खर्च करके, पहले यूएसए को $1 खर्च करके 55 रुपए की चीज मिलती थी, वैल्यू मिलती थी। अब उन्हें $1 खर्च करके 60 रुपए की वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब कि जो डोमेस्टिक गुड्स फॉरेन कंट्री, इनके लिए डोमेस्टिक गुड, इंडिया के गुड्स क्या हो गए, सस्ते हो गए। पहले जब ये इंडिया से चीज लेते थे तो $1 खर्च करके 55 रुपए की चीज मिलती थी, अब इन्हें $1 खर्च करके 60 रुपए की चीज मिल जाएगी। ठीक है, तो इनके लिए डोमेस्टिक गुड्स क्या हो जाएंगे, चीपर हो जाएंगे फॉरेन कंट्री में। ओके, तो इससे क्या होगा, ये यूएसए वाले इंडिया से ज्यादा चीजें लेने लग जाएंगे। अब ये लेने लग जाएंगे तो इंडिया को क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, देंगे ना इन्हें। तो हम जब इन्हें चीजें देंगे, क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये आ रहे हैं खरीदने, आ क्यों रहे हैं, क्योंकि इनके लिए सस्ती पड़ रही है। ठीक है, ओके, तो इससे हमारी कंट्री का क्या बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा। तो याद रखना है, करेंसी डेप्रिसिएशन से क्या होता है, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ता है। क्यों, क्योंकि इससे हमारे जो डोमेस्टिक गुड्स हैं वो चीपर हो जाते हैं फॉरेन कंट्री के लिए। ठीक है, तो वो हमारे इंडिया में आके उसी अमाउंट में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बाय कर पाते हैं। तो आप देख रहे हैं, पहले वो खाली 55 रुपए की वैल्यू के गुड्स बाय कर पाते थे, अब वो 60 के बाय कर पाएंगे। ओके, आइए देखते हैं इसी का उल्टा करेंसी एप्रिसिएशन में क्या इफेक्ट आता है। देखिए, करेंसी एप्रिसिएशन मतलब बढ़ गई, आपकी करेंसी की वैल्यू बढ़ गई, तो इससे क्या होगा, फॉरेन गुड्स चीपर इन द डोमेस्टिक करेंसी एज मच। इसका उल्टा आपको देखने को मिलेगा। यही मैं सेम केस लेता हूँ यूएसए एंड इंडिया का। ठीक है, अब क्या है, पहले अगर मैं बात करूं, पहले डॉलर आपको $1 60 रुपीज देकर मिल रहा था, अब आपको $1 जो है 55 रुपीज ही देकर मिल जा रहा है। आपके लिए आपकी करेंसी तो एप्रिशिएट हो गई। इससे क्या हुआ, पहले आपको $1 खर्च करना पड़ता था, $1 खर्च करना पड़ता था 60 रुपए की वैल्यू लेने के लिए। अब आपको $1 खर्च करना पड़ता है 55 रुपीज की वैल्यू लेने के लिए। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि आपके लिए
बाहर के गुड्स, फॉरेन के गुड्स क्या हो गए, चीपर हो गए। बाहर के गुड्स क्या हो गए, चीपर हो गए, सस्ते हो गए। ठीक है, तो इट मेक्स फॉरेन गुड्स चीपर। अगर आपकी करेंसी की वैल्यू बढ़ती है ना, तो बाहर की करेंसी, बाहर के गुड्स आपके लिए सस्ते हो जाते हैं। तो आप अब क्या करेंगे, बाहर के गुड्स आप लेने लग जाएंगे। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा बाहर के गुड्स लेने लग जाएंगे, क्योंकि आपको अब $1 लेने के लिए कम पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। पहले आपको $1 लेने के लिए 60 रुपये खर्च करने पड़ते थे, अब आपको $1 लेने के लिए खाली 55 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। इसीलिए आपके लिए बाहर के गुड्स क्या हो जाएंगे, सस्ते हो जाएंगे, आपको डॉलर कम में मिल जाएगा, कम पैसे में मिल जाएगा। ओके, तो आप क्या करेंगे, इससे आप चीज़ों को मंगाने लग जाएंगे। यूएसए से इंडिया चीज़ें आने लग जाएंगी, तो आप मंगाने लग जाएंगे। तो जब आती है बाहर से चीज़ें, तो इसे क्या बोलते हैं हम, इम्पोर्ट। तो जब भी हमारी करेंसी अप्रिशिएट होती है, तो हमारा जो डोमेस्टिक करेंसी होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाती है उसकी वैल्यू। और फॉरेन गुड्स के हिसाब से, फॉरेन गुड्स हमें चीपर लगने लग जाते हैं, सस्ते लगने लग जाते हैं, तो हम बाहर से उन्हें मंगवाने लग जाते हैं, परचेज करने लग जाते हैं, और इसी से हमारा इम्पोर्ट बढ़ जाता है। तो ये था कंसेप्ट करेंसी डेप्रिसिएशन एंड करेंसी एप्रिसिएशन का। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आइए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट कितने टाइप्स के होते हैं। बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज रेट 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज फिक्स एक्सचेंज रेट, जिसे हम अभी डिस्कस करेंगे। इसके बाद एक टाइप होता है इसका फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, एंड थर्ड इज मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम। आइए डिस्कस करते हैं फर्स्ट टाइप, दैट इज फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। क्या होता है फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम? इट रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच एक्सचेंज रेट ऑफ अ कंट्री इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम वो सिस्टम है जहां पर कंट्री का जो एक्सचेंज रेट है वो कौन फिक्स करेगा, गवर्नमेंट फिक्स कर देगी। सपोज करते हैं कि गवर्नमेंट ने बोला कि $1 कितने का मिलेगा, 70 रुपीज का। तो ये रेट जो फिक्स करा है किसने, गवर्नमेंट ने, इसे हम बोलेंगे फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर ऐसा होगा। ओके, द बेसिक पर्पस, ऐसा क्यों करना पड़ता है, द बेसिक पर्पस इज टू अडॉप्ट दिस सिस्टम इज टू एंश्योर स्टेबिलिटी इन द फॉरेन ट्रेड एंड कैपिटल मूवमेंट। ये ऐसा इसलिए करना पड़ता है गवर्नमेंट को, ताकि जो फॉरेन ट्रेड और कैपिटल मूवमेंट हो रही है उसमें स्टेबिलिटी बनी रहे। ठीक है, अगर ये रेट बढ़ते घटते रहेंगे, गवर्नमेंट फिक्स नहीं करेगी, तो इससे स्टेबिलिटी नहीं आ पाएगी मार्केट में। इसीलिए स्टेबिलिटी लाने के लिए, फॉरेन ट्रेड और कैपिटल मूवमेंट में स्टेबिलिटी लाने के लिए ऐसा करना पड़ता है, इसे अडॉप्ट करना पड़ता है सिस्टम को। अच्छा, अब ये स्टेबिलिटी कैसे अचीव कर पाती है गवर्नमेंट? तो टू अचीव दिस स्टेबिलिटी, गवर्नमेंट अंडरटेक टू बाय फॉरेन करेंसी व्हेन एक्सचेंज रेट बिकम वीकर एंड सेल फॉरेन करेंसी व्हेन एक्सचेंज रेट बिकम स्ट्रॉन्गर। अब देखिए, गवर्नमेंट को स्टेबिलिटी बना के रखनी है। अब स्टेबिलिटी तभी आएगी जब फॉरेन करेंसी को वो या तो बाय करेंगे या सेल करेंगे। फॉरेन करेंसी मतलब बाहर की जो भी करेंसी है। ओके, तो हम बाय कब करेंगे फॉरेन करेंसी को? जब एक्सचेंज रेट वीकर हो जाएगा। जब एक्सचेंज रेट वीकर हो जाएगा तब हमें बाय करनी पड़ेगी, और हम सेल कर देंगे फॉरेन करेंसी को जब एक्सचेंज रेट स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टेबिलिटी बनी रहेगी। ओके, फॉर दिस, अब बाय और सेल करते समय हमें एक रिजर्व भी क्रिएट करना पड़ता है। तो फॉर दिस गवर्नमेंट हैव टू मेंटेन द लार्ज रिजर्व ऑफ फॉरेन करेंसी टू मेंटेन द एक्सचेंज रेट एट द लेवल फिक्स्ड बाय इट। अब सपोज गवर्नमेंट ने एक्सचेंज रेट फिक्स कर दिया, अब इसको फिक्स करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या करा, फॉरेन करेंसी को या तो बाय करा या सेल करा। अब बाय और सेल कहां से करते हैं, उनके पास एक रिजर्व फिक्स रहता है, तो उन्हें एक रिजर्व मेंटेन करना पड़ता है। ओके, तो गवर्नमेंट को एक रिजर्व मेंटेन करना पड़ता है फॉरेन करेंसी का, ताकि वो जो लेवल उन्होंने बनाया है वो फिक्स रहे। ओके, तो अंडर दिस सिस्टम ईच कंट्री हैज टू कीप द वैल्यू ऑफ करेंसी फिक्स इन द टर्म्स ऑफ सम एक्सटर्नल स्टैंडर्ड। अब इस सिस्टम के अंदर एक और चीज होती है, यहाँ पर हर कंट्री को अपनी करेंसी की वैल्यू को एक एक्सटर्नल स्टैंडर्ड में सेट करना पड़ता है। किस स्टैंडर्ड में? एक्सटर्नल स्टैंडर्ड। ये एक्सटर्नल स्टैंडर्ड या को गोल्ड भी हो सकता है, या सिल्वर हो सकता है, या कोई अदर प्रीशियस मेटल हो सकता है, या फिर किसी और कंट्री की करेंसी के हिसाब से हो सकता है। ओके, अच्छा देखते हैं, व्हेन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इज टाइड विद द वैल्यू ऑफ अनदर करेंसी। तो जब भी याद रखना, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को हम किसी दूसरी करेंसी की वैल्यू से टाई कर देंगे, तो ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं पैगिंग। क्या बोलते हैं? पैगिंग। वैसे ही एक्सटर्नल स्टैंडर्ड में और क्या हो सकता है, व्हेन द वैल्यू ऑफ करेंसी इज फिक्स्ड इन टर्म ऑफ सम अदर करेंसी और इन टर्म ऑफ गोल्ड। या तो हम किसी दूसरी करेंसी के हिसाब से या फिर गोल्ड के हिसाब से जब वैल्यू को टाइड करते हैं, तो उसको बोलते हैं पैरिटी वैल्यू ऑफ करेंसी। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ये आपके एमसीक्यू में आ सकते हैं। ठीक है, तो जब भी हम डोमेस्टिक करेंसी को टाई करते हैं किसी अदर करेंसी से, तो उसे पैगिंग कहते हैं, और जब भी हम डोमेस्टिक करेंसी को टाई करते हैं, उसकी वैल्यू को फिक्स करते हैं एज कंपेरिजन ऑफ द गोल्ड या फिर दूसरी करेंसी, उसको हम पैरिटी वैल्यू कहते हैं।
ओके समझ आ गया फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है, एक बार फिर से समराइज करते हैं। फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम वो सिस्टम है जो कौन फिक्स करता है, जहां पर एक्सचेंज रेट को गवर्नमेंट फिक्स कर देती है। क्यों फिक्स करती है? ताकि एक स्टेबिलिटी बनी रहे। ठीक है, स्टेबिलिटी कैसे बनाते हैं गवर्नमेंट? वो फॉरेन करेंसी को परचेज या सेल करती है। तो जब भी हमारा एक्सचेंज रेट वीक होता है तो वो परचेज करने लग जाते हैं, जब भी स्ट्रांग होता है तो सेल करने लग जाते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट को एक लार्ज रिजर्व मेंटेन करके रखना पड़ता है। ओके, इस सिस्टम में गवर्नमेंट को अपनी करेंसी की वैल्यू फिक्स्ड भी करनी पड़ती है एक्सटर्नल स्टैंडर्ड के हिसाब से। एक्सटर्नल स्टैंडर्ड में वो गोल्ड, सिल्वर या कोई अदर करेंसी को ले सकते हैं। तो जब भी वो किसी अदर करेंसी के हिसाब से अपनी करेंसी को वैल्यू को फिक्स करते हैं तो उसे पैगिंग कहते हैं। ओके, जब भी अपनी करेंसी को वो गोल्ड के हिसाब से फिक्स करते हैं तो उसे पैरिटी वैल्यू कहते हैं। सिंपल सा टॉपिक है। ओके, अब आइए अब देखते हैं व्हाट इज डिवैल्यूएशन एंड रिवैल्यूएशन। देखिए, अगर गवर्नमेंट डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को रिड्यूस कर देती है, अगर गवर्नमेंट डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को रिड्यूस करिए, आप देखना ना फिक्स एक्सचेंज रेट में डोमेस्टिक आपकी गवर्नमेंट ही सब कुछ कर रही है, या तो एक्सचेंज रेट बढ़ाएगी या घटाएगी। तो अगर वो रिड्यूस करती है तो इसको बोलते हैं डिवैल्यूएशन। और वैसे ही अगर गवर्नमेंट हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को इंक्रीज करती है, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे? रिवैल्यूएशन। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। और अभी हमने इससे पहले टॉपिक पढ़ा था डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन, तो ये अपोजिट होते हैं। डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन में फर्क है। डिवैल्यूएशन में क्या हुआ, हमारे डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, कौन कर रहा है? गवर्नमेंट कर रही है। लेकिन डेप्रिसिएशन जो अभी हमने डिस्कस किया था, वहां पर जो डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू रिड्यूस हो रही थी वो गवर्नमेंट नहीं कर रही थी, वो मार्केट फोर्सेस के कारण हो रही थी, जो कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में देखने को मिलता है। अभी हम उसे आगे डिस्कस करेंगे। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए स्टूडेंट, जो सेकंड टाइप है हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम का, वो है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। क्या होता है इस सिस्टम में? इट रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच exchange rate is determined by the forces of demand and supply of different currencies in the foreign exchange market। ये वो सिस्टम है जहां पर एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन होता है? डिमांड एंड सप्लाई के कारण। मार्केट में फॉरेन एक्सचेंज की कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है, उसके कारण जब एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होता है तो उसे बोलते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। देखिए, आपको पता है ये डिमांड कर्व है, ये सप्लाई कर्व है। तो ये फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड सप्लाई है, तो जहां पर ये इंटरसेक्ट हो जाएगी तो ऐसे ये रेट क्या हो जाएगा? डिटरमाइन हो जाएगा कि फॉरेन एक्सचेंज का हमें कितना रेट करना है। तो जब भी डिमांड एंड सप्लाई के कारण हमारा एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होता है तो वो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर आता है। ओके, आइए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखते हैं। तो देयर इज नो ऑफिशियल इंटरवेंशन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। यहाँ पर कोई गवर्नमेंट का रोल नहीं है, गवर्नमेंट फिक्स नहीं करती यार रेट, ठीक है, तो नो ऑफिशियल इंटरवेंशन है यहाँ पर। दूसरा, यहाँ पर इसका दूसरा नाम है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को हम फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के नाम से भी जानते हैं। ओके, द एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट। तो यहाँ पर एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन हो रहा है? मार्केट के द्वारा। तो मार्केट में कैसे क्या होता है? मार्केट में हमने देखा है थाउजेंड्स बैंक, फर्म्स, इंस्टीट्यूशन, ये क्या करते हैं? रोजाना बाय और सेल करते हैं करेंसी को अपने पर्पस के लिए, इन्हें ट्रेडिंग पर्पस के लिए इन्हें ट्रांजैक्शन करनी होती है मार्केट में, ठीक है। तो रोजाना ही बाय और सेल करेंसी की चल लगी रहती है। तो इन्हीं की बाय और सेल के कारण क्या होता है? एक्सचेंज रेट डिटरमाइन हो पाता है और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर आ जाता है। आइए जो थर्ड हमारा एक्सचेंज रेट सिस्टम है उसको पढ़ते हैं। उसका नाम है मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट सिस्टम। क्या होता है ये? इट रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस एंड सेंट्रल बैंक इन्फ्लुएंस द एक्सचेंज रेट थ्रू द इंटरवेंशन इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। देखिए, ये सिस्टम, अभी जो हमने दो सिस्टम पढ़े ऊपर, फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर क्या होता है, जो एक्सचेंज रेट को हम डिटरमाइन करेंगे वो मार्केट फोर्स के द्वारा तो होंगे ही, साथ साथ सेंट्रल बैंक भी अपना इन्फ्लुएंस यहाँ पर देती है, डिसाइड करती है कि कितना एक्सचेंज रेट होने वाला है। तो गवर्नमेंट के साथ साथ, सेंट्रल बैंक के साथ साथ मार्केट फोर्सेस भी यहाँ पर मिल गए हैं, तो दोनों एक साथ हैं। तो इसी के लिए इसी को हम क्या कहते हैं? इट इज अ हाइब्रिड ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। तो ये हाइब्रिड है। हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्स, दोनों का मिक्स है। इन दिस सिस्टम सेंट्रल बैंक इंटरवेंस द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट टू रिस्ट्रिक्ट द फ्लक्चुएशन इन द एक्सचेंज रेट विद सर्टेन लिमिट। इस सिस्टम में सेंट्रल बैंक आता है, इंटरवेन करता है, बीच में दखल देता है और रिस्ट्रिक्ट करता है। ये जो एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन होती रहती है फ्लेक्सिबल में, उसको रिस्ट्रिक्ट करके रखता है, रोकता है एक सर्टेन लिमिट तक। द एम इज टू कीप द एक्सचेंज रेट क्लोज टू द डिजायर्ड टारगेट वैल्यू। जितनी टारगेट वैल्यू होती है उनकी, जितना वो सोचते हैं, वहां तक उसे रखने का इनका ये एम होता है। ओके, फॉर दिस सेंट्रल बैंक मेंटेन्स रिजर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब इस टारगेट को अचीव करने के लिए सेंट्रल बैंक अपने पास एक रिजर्व रखता है ताकि वो टारगेट वैल्यू में फिक्स रहे, हमेशा टारगेट वैल्यू में ही स्टे करे। ओके, और रिजर्व कैसे रखता है वो हमने अभी फिक्स एक्सचेंज रेट में डिसाइड पढ़ा था। ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज डर्टी फ्लोटिंग।
इसे डर्टी फ्लोटिंग के नाम से भी जाना जाता है, मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम को। ओके, तो ये भी वन वर्ड में पूछा जा सकता है कि डर्टी फ्लोटिंग किसका दूसरा नाम है, या फिर मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम का दूसरा नाम क्या है, डर्टी फ्लोटिंग। वैसे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम का दूसरा नाम क्या था, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम का था फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। आई होप आपको यहाँ तक का आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा कि फॉरेन एक्सचेंज रेट के टाइप्स, ओके, और उसके साथ साथ कि फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, करेंसी डेप्रिसिएशन एंड करेंसी एप्रिसिएशन के बारे में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी के साथ अगला हम कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज को देखेंगे और डिटरमिनेंट्स को भी जानेंगे। तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर करिएगा। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो नीचे आपका कमेंट बॉक्स है, वहाँ पर आप कमेंट करिए, मैं ज़रूर आपका रिप्लाई दूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।